नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी स्थिति, उसके कार्य एवं शक्तियाँ आदि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हम सब लोग जानते हैं कि गत चर्चा के दौरान हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की संरचना एवं उसकी शक्तियों और उसकी स्थिति का अध्ययन किया था। तो यहाँ यह चर्चा करना लाजमी है कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अभिन्न अंग है, वह मंत्रिमंडल का नेता है। इसलिए मंत्रिमंडल के जो कार्य संपादित किए जाते हैं वे सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संपादित होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का प्रधान है या मुखिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ विद्वान या पक्षों के द्वारा जो ब्रिटेन की सरकार है उसको मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहा जाने लगा है। तो हम यहाँ पे इस बात से यह अभिप्राय समझें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी सशक्त और जो कार्यपालिका की जो शक्ति हैं वो इतनी ज़्यादा प्रधानमंत्री के अंतर्गत केंद्रित हैं या प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द केंद्रित हैं कि ब्रिटिश शासन जो है उसको प्रधानमंत्री की व्यवस्था कहा जाता है कि यह जो है प्रधानमंत्री की सरकार या प्रधानमंत्री सरकार है। अब हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है इसके संदर्भ में चर्चा करते हुए यह समझेंगे कि सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या रहा? इसका अभिप्राय यह है कि सैद्धांतिक तौर पर तो यह प्रतीत होता है कि सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, लेकिन यदि हम व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि जो ब्रिटेन का लोक सदन है, चूँकि ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अतः जो ब्रिटेन का लोक सदन अर्थात जिसमें कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो यहाँ पर व्यावहारिक रूप में स्थिति स्पष्ट है कि सम्राट के द्वारा स्पष्ट रूप से लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ हेतु आमंत्रित किया जाता है या उसको नियुक्त किया जाता है। हालांकि जब हम ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं तो कुछ ऐसे अवसर भी आए हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया गया, लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति हैं वो बहुत कम हैं। इस प्रकार की जो स्थिति तब दिखाई पड़ती है जब कि किसी एक स्पष्ट दल को
किसी एक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त ना हो, दोनों जो दल हैं उनकी स्थिति लगभग कमोबेश बराबर की हो, तो ऐसी ऐसी स्थिति के अंतर्गत सम्राट के द्वारा अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह सम्राट के द्वारा अपने बुद्धि विवेक से निर्णय कर लिया जाता है। लेकिन व्यवहार में अगर अपन देखें तो ऐसी स्थिति जो है अब लगभग समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो सदस्य होना अनिवार्य है। लगभग एक ऐसी परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, मतलब लोक सदन जो है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उस सदन का सदस्य होना चाहिए, ना कि लॉर्ड सभा का। एक विद्वान हुए हैं कीथ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी कुलीन पुरुष का चुना जाना अब असाधारण सी बात हो गई है। तो कीथ का जो ये वक्तव्य है, यह वक्तव्य यह बताता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो लॉर्ड सभा, क्योंकि लॉर्ड सभा के अंतर्गत जो हैं वो कुलीन परिवारों के लोग होते हैं, कुलीन व्यक्ति होते हैं। तो सामान्य तौर पर अब ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि लोक सदन का जो कोई सदस्य होगा वह ही ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है उसका पद पर सुशोभित होगा। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि सैद्धांतिक तौर पर इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, यह एक अनौपचारिक पद है। प्रधानमंत्री पद की जो स्थापना है वो किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन स्वतः ही विकसित हो गई है। क्योंकि तात्कालीन समय में ऐतिहासिक तौर पर जब हम देखते हैं तो सम्राट जो थे उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट का ही कोई व्यक्ति एक प्रधान के रूप में उसकी अध्यक्षता करने लगा। तो यहीं से प्रधानमंत्री पद का अभ्युदय हुआ। सन 1721 में जो रॉबर्ट बालपोल थे वो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रथा के माध्यम से, एक घटना के माध्यम से इस परिस्थिति का या प्रधानमंत्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत व्यापक हो गई है, उसकी स्थिति बहुत सशक्त हो गई है। जब हम प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी जो शक्तियां हैं उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ यह चर्चा करना लाजमी है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक विद्वान हुए हैं जेनिंग्स, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री जो है वो संपूर्ण विधान, मतलब संपूर्ण जो कानून है उसका आधार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत व्यापक है और बहुत सशक्त है। जब हम इसकी शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो पहली बात या पहला कार्य नज़र आता है वह है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। तो प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति तो सम्राट के द्वारा की गई क्योंकि वह बहुमत दल का नेता था। अब प्रधानमंत्री के परामर्श के माध्यम से सम्राट के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? नियुक्त तो सम्राट कर रहा है लेकिन वह सिर्फ एक डमी के रूप में है। प्रधानमंत्री जिनको चाह रहा है वो सम्राट के द्वारा नियुक्त कर रहे हैं। उन मंत्रिमंडल की नियुक्ति में सम्राट का कोई विशेष हाथ नहीं है। प्रधानमंत्री जिस किसी व्यक्ति को
मंत्री नियुक्त करता है, जो सिफारिश करेगा सम्राट उसको लागू कर देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। अब मंत्रिमंडल का जो, या कहें कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने सहयोगियों का जो चुनाव किया जाता है, उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि भाई दल के अंदर जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनकी क्या स्थिति है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व हो, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाता है, उनकी जो समाज सेवा की भावना है, इस सब चीज़ का ध्यान प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। सामान्यतया ब्रिटेन में जो है एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन एक दलीय मतलब किसी एक ही दल के, अर्थात प्रधानमंत्री जिस दल का है उसी दल से मंत्री इसके अंदर होंगे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री चाहे तो वह किसी बाह्य व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल में ले सकता है। जब हम प्रधानमंत्री के दूसरे कार्य की बात करते हैं तो वह है कि मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन करना, कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्षता या कहें सभापतित्व भी करता है, और मंत्रिमंडल की जो कार्यविधि, जैसे कि हम एजेंडा कहते हैं, उसके ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि कोई भी बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही होती है। व्यवहार में प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव की को जो है उसको प्रस्तुत करने के पूर्व प्रधानमंत्री की राय आवश्यक रूप से लेता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसका जो कार्य संचालन है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। एक अन्य कार्य जो हमको नज़र आता है वो है मंत्रिमंडल का समापन या अंत करना। तो कानून के अनुसार जो मंत्रियों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो सम्राट का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का सम्राट के द्वारा जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा या सलाह पर ही किया जाएगा। अतः प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह एक या अधिक सहयोगियों को पद से हटा सकता है या संपूर्ण मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। इस प्रकार से या जो प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं त्यागपत्र दे देता है, या उसके त्यागपत्र के साथ क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से प्रधानमंत्री की जो स्थिति है इस संदर्भ में वो अंतिम है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का एक अन्य कार्य है शासन के ऊपर नियंत्रण रखना। सैद्धांतिक रूप में देश का जो शासन है वो सम्राट के द्वारा होता है, अर्थात देश का जो शासक है वो राजा है, किंतु व्यवहार में जो शासन का प्रमुख है और जिसके द्वारा समस्त अधिकारों का प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री है। तो हमको ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि शासन के ऊपर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पूरी जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है। जो राजकीय सम्मान हैं उनको भी सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के उपरांत ही जो है ये कार्य संपादित किया जाता है। एक जो अन्य कार्य हमको दृष्टिगत होता है वह है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। तो यहाँ यह बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण और अधिकार और कार्य वैदेशिक संबंधों का संचालन करना है। वैदेशिक मंत्रालय चाहे उसके पास हो या ना हो, वैदेशिक संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ही समझा जाता है। तो इस प्रकार से वैदेशिक संबंध अर्थात अन्य देशों के साथ जो संबंध, परराष्ट्र जो संबंध हैं, उनका निर्धारण में
प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक अन्य प्रमुख कार्य है प्रधानमंत्री का, वो है लोक सदन का नेतृत्व करना। लोक सदन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स, अर्थात वह सदन जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो लोक सदन के बहुमत दल के नेता जो है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य संचालित करता है। प्रधानमंत्री व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में और उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आय व्यय अर्थात बजट तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन और कार्यक्रम तैयार करता है। तो इस प्रकार से संसद से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सब प्रक्रियाओं को विशेषता है कि वह चाहे तो सम्राट को लोक सदन को विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है और सम्राट उसको अस्वीकार नहीं करता है। तो यह प्रधानमंत्री के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है जिसके माध्यम से वह लोक सदन के जो सदस्य हैं उन सबको अनुशासित और नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक सदन का नेतृत्व किए जाने के कारण जो व्यापक रूप में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उनको काफ़ी विस्तार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री का एक और जो आधारभूत या प्रमुख कार्य नज़र आता है वह है कि प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक पुल का काम करता है। जो प्रधानमंत्री वह सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में संपर्क स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। मंत्रिमंडल के जो निश्चय हैं जो उन्होंने तय किया है और शासन संबंधी अन्य जो निर्णय हैं उनकी सूचना जो है प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और इसके संबंध में सम्राट के को जो परामर्श मंत्रिमंडल के माध्यम से पहुंचा है वो सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा जो बात अभिव्यक्त की गई उसको मंत्रिमंडल के सदस्यों को सूचित करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दोनों के मध्य, सम्राट और मंत्रिमंडल के मध्य एक संयुक्त कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक जो अन्य कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनके अंतर्गत ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक, आर्थिक और अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जिनमें कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो होता है वह ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है और ब्रिटेन के जो हित हैं उनको वहाँ पर वह अभिव्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र हैं, देश हैं जो हैं, उन देशों के साथ संबंधों के निर्धारण में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण ये कार्य है। वह राष्ट्रमंडलीय देशों के से संपर्क स्थापित रखता है और महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे परामर्श लेता रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में भी एक कार्य करता है। एक जो अपन मान सकते हैं कि सामान्य तौर पर कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो एक राष्ट्र के नायक के रूप में भी कार्य करता है, कि जो प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को संचालित करता है, राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, संसद का नेता होता है, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम होता है, देश में दल का सर्वमान्य नेता होता है और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं यह दृष्टिगत होता है कि प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो ब्रिटेन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों की प्रधानमंत्री की स्थिति के संदर्भ में मान्यता यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो एक अधिनायक के समान हो गया है, अर्थात प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है
वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन से वो तत्व हैं जो कि प्रधानमंत्री की स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं या उसकी प्रभावशाली स्थिति को दर्शाते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला बिंदु प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। तो प्रधानमंत्री पद की जो स्थिति है, तो उसमें जो व्यक्ति इस पद को धारण किए हुए है उसका जो व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है। यदि व्यक्ति बहुत सशक्त व्यक्तित्व वाला है तो प्रधानमंत्री बहुत सशक्त होगा। यदि व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति उसका है तो वह कहीं ना कहीं कमज़ोर व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होगा। तो बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की हमको ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से देखने को मिलती रही हैं। दूसरी स्थिति है कि जो सरकार है वो किसी एक दल की सरकार है अथवा गठबंधन सरकार है। यदि किसी एक दल की सरकार है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह बहुत मजबूत होगी, बहुत सशक्त होगी। लेकिन यदि गठबंधन सरकार है तो गठबंधन सरकार के अंतर्गत अन्य दल का भी हस्तक्षेप बराबर होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमज़ोर प्रतीत होती है। इसके अलावा जो लोक सदन है अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसके अंतर्गत उस राजनीतिक दल की स्थिति कैसी है। यदि लोक सदन में जिस दल का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहा है उस दल की स्थिति सशक्त है तो प्रधानमंत्री की स्थिति भी सशक्त होगी। इसके अलावा जो तात्कालीन परिस्थितियां हैं उनका भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत अपना कार्य कर रहा है जहां पर कि उसको बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जहां जनता का उसको समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का पद बहुत सशक्त हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियां यदि अस्थिरता वाली हैं तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो कमोवेश कमज़ोर ही रहेगी। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान के अंदर अगला जो बिंदु है उसको पढ़ेंगे। नमस्कार।